देखिए यहाँ केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है पी ब्लॉक, यूनिट 7। यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 11th और 12th दोनों का कंसेप्ट समान रूप से है। आधा क्वेश्चन इसमें 11 से पूछता है, आधा क्वेश्चन 12th से, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है इसीलिए ऐसा करता है। तो वैसे लोग जो क्लास 11th में सारा चीज़ पढ़े हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, पीरियडिक टेबल हो गया, तो उस सब से क्वेश्चन यहाँ से आता है। और बाकी चीज़ें जो इस चैप्टर का है वो तो देखेंगे ही। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। सब्जेक्टिव का सभी क्वेश्चन और आंसर टेलीग्राम पर भेज दिया गया था, क्या आप उसको लिख चुके हैं? यदि नहीं लिखे हैं तो उसको घर पर बैठ के आराम से लिख लेंगे, क्योंकि कल से इसका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होगा। आज भी शुरू करेंगे हम, कुछ कुछ क्वेश्चन आज भी होगा, लेकिन आपका लिखा हुआ रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक तरफ से लिखाएंगे नहीं हम, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ लिखना है। यदि सारे क्वेश्चन आंसर को करें तो 9-10 पेज हो जाता है। हाँ, तो इंग्लिश हिंदी मिला के शायद 18 पेज है, सिर्फ हिंदी का 18 पेज, क्वेश्चन 18 को है। हम बोले 10 पेज हो जाता है, 10-11 पेज लिखने के लिए हो जाता है। खैर जो भी है वो मैटर नहीं है, वो तो आपको करना पड़ेगा। हम अपने घर से थोड़ी दे दिए हैं, वो चीज़ जो आपका सिलेबस है वही है वो। तो सब्जेक्टिव टोटल आप लिख लीजिएगा, हम एक तरफ से सबको समझा देंगे। वो भी समझाने लायक जो है वो समझाएंगे, बाद बाकी जो रटने लायक, अब कहिएगा हैबर प्रोसेस और पोस्टवाल्ड प्रोसेस, संस्पर्श प्रक्रम, ये सब समझाने, तो वो सब समझाएंगे थोड़ी, वो सब याद करना पड़ेगा, आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, तो उसको लिख लेना था। आइए अब इधर देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, अक्रिय गैस का बाहरी विन्यास क्या होता है? यदि हम इस क्वेश्चन पर काम करें तो कोई एक अक्रिय गैस ले लो, जैसे नियन ले लो। इसका कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6। यदि आप ऑर्गन लेंगे तो लास्ट कन्फिग्रेशन आएगा 3s2 3p6। यदि आप क्रिप्टन लेंगे तो लास्ट में आएगा 4s2 4p6। इसका मतलब हर बार परमाणु के बाहरी कक्षा का s और बाहरी कक्षा का p, s 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और p 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। बाहरी कक्षा को हम n से सूचित करते हैं, यानी इसका कन्फिग्रेशन होगा NH2 NP6। तो आंसर है इसका NH2 NP6। एक का डी। निम्न में से कौन सा गैस हवा में उपस्थित नहीं है? रेडॉन। ये रेडॉन जो है ये वातावरण में उपस्थित नहीं है, ये रेडियो एक्टिविटी से मिलता है। निम्न में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? यह है CrO2, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्रोमियम के पास टोटल 6 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 2 गो ऑक्सीजन के साथ 4 गो बंधन बनाने में भाग ले लेता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिसके कारण यह धातु का ऑक्साइड बिल्कुल धातु की तरह विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर होगा CrO2। आगे है, निम्नलिखित में से कौन बेरावादार ठोस है? बेरावादार ठोस आप याद कीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड पढ़े थे। बेरावा ग्लास जो होता है ये एमॉर्फस सॉलिड होता है, तो क्वार्ट्ज ग्लास इसका सही आंसर होगा, SiO2। व्हाइट फास्फोरस P4 अणु में से क्या सही नहीं है? आप याद कीजिए, व्हाइट फास्फोरस किसको कहते हैं? P4 का स्ट्रक्चर तो आपको यही बताया गया है, यही है ना P4 का स्ट्रक्चर। आप ध्यान से देखिए, इसमें टोटल 6 गो सिग्मा PP बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 और 6। और इसमें लिखा है 4 PP सिंगल बॉन्ड होता है, 4 नहीं बल्कि कितना होता है, 6। तो यही तो क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सही नहीं है, ये होगा इसका सही आंसर। सही नहीं है, और होता है वो तो सही बात है, क्वेश्चन कह रहा है सही नहीं है, होता है 6 गो, दिया हुआ है 4 गो, तो यही ना गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? बोरोन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके साथ 3 फ्लोरीन 120 120 120 पर आएगा, तब एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, और मैग्नेटिक इसका द्विध्रुव डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0।
तो इसका सही आंसर होगा BF3। एन NH3 नहीं होगा, क्योंकि NH3 का शेप पिरामिडल होता है ना, यह हाइड्रोजन की तरफ कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट देगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा कंट्राडिक्शन है। इसका सही आंसर SiF4 भी है और इसका सही आंसर H2SiF6 भी है, लेकिन दोनों में कंडीशन का अंतर होता है। सिलिका सिलिका यानी SiO2 हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF के साथ फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करता है ना, तो SiF4 और H2O का निर्माण करता है। और यदि फर्स्ट स्टेप तक ही रिएक्शन छूट जाए तब आंसर होगा SiF4। लेकिन वह SiF4 और H2O दोबारा फिर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देता है H2SiF4, यानी ये अंतिम प्रतिफल है। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन में यदि कंफ्यूजन रहे तो आपको अंतिम प्रतिफल लिखना होगा। इसका सही आंसर होगा H2SiF6, सॉरी F4। नो 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 नो, F6 होता है। H2SiF6 बना, F4 नहीं बनाता। H2SiF6 बनता है, सेकेंड ऑप्शन सही है। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? इसमें यदि SO2 होता तो उसका सही आंसर SO2 होगा। इसमें आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन नेस्लर अभिकारक कारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? थोड़ा इसके बारे में सुनिए आप पहले। नेस्लर रिएजेंट या नेस्लर अभिकारक हम बोलते हैं इसको K2HgI4, इसको बोलते हैं। यदि आपसे पूछे ना कि नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है K2HgI4। ये अमोनिया के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करके एक भूरा अवक्षेप या पीला अवक्षेप बनाता है। किसी सॉल्यूशन में अमोनिया है या नहीं है, या अमोनिया की उपस्थिति को चेक करने के लिए इस रिएजेंट का हम लोग उपयोग करते हैं, नेस्लर रिएजेंट का उपयोग। इसका सही आंसर क्या होगा? NH3। सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या +1। हालांकि यह भी देखो कंट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन है। कंट्राडिक्शन क्या है इसमें? सोना यदि किसी के साथ जुड़ेगा तब +1, यदि मुक्त अवस्था में है तब, मुक्त अवस्था में तब 0। लेकिन एक साधारण ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे सोडियम का ऑक्सीकरण अवस्था, सोडियम प्रथम वर्ग का तत्व है तो उसका +1 होता है, वैसे ही इसका +1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। बिना बुझा हुआ चूना क्विक लाइम CO को जल में रखा जाता है तो क्या होता है? तेज अभिक्रिया होती है। तेजी से अभिक्रिया करके वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर जाता है और काफी मात्रा में ऊर्जा निकलते देखते होंगे, खौलते रहता है वो। तो कैसी अभिक्रिया है वो? ऊष्माक्षेपी। कपड़ा धोने का सोडा जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, वो होता है Na2CO3 इंटू NH2O, मतलब 12 का A होगा, 11 का भी A, 10 का भी A, 11 का भी A, 12 का भी A। क्षारीय मृदा तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले आप ये बताइए कि क्षारीय मृदा तत्व कहते किसको है? प्रथम वर्ग को कहा जाता है अल्कली मेटल, क्षारीय धातु, और द्वितीय वर्ग को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। याद कीजिए, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को हम लोग याद रखते थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी। इसी में बोलते थे बेटा मांगे कन्या सुंदर बापरा जी, इसे भी याद रखते थे, इसको यही सब ने पढ़े थे 11th। इसका लास्ट कन्फिग्रेशन लिखिए, 1s2 2s2। इसका लिखिएगा तो लास्ट में आएगा आपको 3s2। इसका लिखोगे आएगा 4s2 5s2 6s2 7s2, यानी लास्ट कन्फिग्रेशन होगा S2। तो उसमें जो भी सही आंसर है उसमें आप चेक मार दीजिए। क्षारीय मृदा तत्व NH2 होगा। बुझा हुआ चूना अभी तुरंत बताए थे ना कि COH2O के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। इसका बाह्यतम विन्यास 3d6 4s2 होगा। देखो, आयरन एटॉमिक नंबर होता है 26, कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 4s2 18 2 20 126, 4s2 3d6 इसका कन्फिग्रेशन है Fe का। वैसे भी आपको 4s जिसे दिया हुआ है ना इसमें
4s2 3d6। तो 4s जो आता है वो ऑर्गेनिक के बाद ना आता है। 18 2 20 6 26 यानी क्या होगा? आयरन। इसी में देता 3d10, तब आंसर क्या होता? तब जिंक होता। तो इसमें आप जो भी बात पढ़ रहे हैं, आप देखिए कि आपको लगेगा कि मैक्सिमम 11 से संबंधित बात है। इसी सब टाइप का बात ये पूछता है यहाँ। इसका बाह्यतम हो ही गया। बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट होता है, ए नंबर। बोरोन विकर्ण संबंध दर्शाता है, कोनिया कोनी संबंध सिलिकॉन के साथ दर्शाता है। बोरोन के ठीक कोना में रहता है कौन? सिलिकॉन। आगे है चक्रीय चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंधन की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले तो आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा, ये साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड किसको कहते हैं। ये होता है फॉर्मूला H3P3O9, या इसी को हम लोग लिखते हैं HPO3 का होल 3। इसी को कहा जाता है साइक्लिक मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 3 फॉस्फोरस है, 3 कोना में डाल दीजिए, एक एक ऑक्सीजन इसके बीच में, इससे इसको जोड़ दीजिए। एक डबल बॉन्ड और एक OH, एक डबल बॉन्ड एक OH, एक डबल बॉन्ड और एक OH। अब देखिए 3 फॉस्फोरस है इसमें, 1 2 3, 3 फॉस्फोरस यानी P3, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यानी H3। ऑक्सीजन देखो तो 9 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताइए पीओपी की संख्या कितनी है? पीओपी पीओपी पीओपी, क्या वो पीओपी है? 3। इसका आंसर होगा 3। तो इसका आंसर होगा 3। XeF4 की आकृति स्क्वायर प्लेनर होगा, यदि निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। XeF4 सब केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े थे। 4 को सिंगल बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन और 2 लोन पेयर रहेगा। ये स्क्वायर प्लेनर सेफ हुआ, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, इसी को हम लोग स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। तो इस वर्ग समतलीय होगा, इसका होगा सेकेंड ऑप्शन। इनमें से कौन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है? हाइड्रोजन बंधन का निर्माण सिर्फ तब होता है जब हाइड्रोजन के साथ या तो नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो। तो कौन आंसर सही है इसका? HCl। HCl हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है, तो C नंबर होगा। निम्न में से कौन तत्व सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? मरकरी। निम्न में से कौन सबसे कम क्षारीय होगा? देखो सबसे कम क्षारीय होगा, सब में नाइट्रोजन है, सब में नाइट्रोजन है तो सब का सब लोन पेयर दे सकता है, इसका मतलब सब का सब क्षारीय है। लेकिन आपसे क्या पूछता है, कौन सबसे कम क्षारीय होगा? तो सबसे कम क्षारीय वो होगा जिसके लोन पेयर देने की क्षमता सबसे कम होगी। इसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो नाइट्रोजन के साथ यदि एक्सेप्टर कड़गर लगा हुआ हो, स्ट्रॉन्ग लगा हुआ हो, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये नाइट्रोजन कभी भी दूसरे को अपना लोन पेयर देना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसके बगल में ही इलेक्ट्रॉन का भूखा बैठा हुआ है। तो सबसे कम लोन पेयर देने की संभावना NF3 की होगी, इसलिए इसका सही आंसर NF3 होगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोसले ने दिया था। इसमें कोई आंसर सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। 3 नंबर। निम्न में से कौन तत्व वर्ग 17 का नहीं है? क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ऑक्सीजन तो चाल्कोजन के अंतर्गत आता है, तो हेलोजन नहीं है। क्या सही आंसर है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xe4F14 5d2 6s2 किसका है? अच्छा जरा बताइए, जेनन के बाद 4F14 पूरा का पूरा भर गया, 6s2 पूरा का पूरा भर गया, 5d2 इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में जा रहा है।
डी में जा रहा है तो 5d2 होगा, फिर आगे 5d3 होगा, ऐसा है कि 4f15 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये डी ब्लॉक का तत्व है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर किया है? डी में, तो ये डी ब्लॉक तत्व होगा। और यदि हम इसका एटॉमिक नंबर जानना चाहें तो वो भी जान सकते हैं। बताइए कैसे? इसका कितना होता है? 54। 54 प्लस 14, 68। 68 दो 70, 70 दो 72। त्रिक्षारीय अम्ल है, त्रिक्षारीय। ध्यान रहे, H3PO4 त्रिक्षारीय है, H3PO3 द्विक्षारीय है, और H3PO2 एक क्षारीय है। याद करो, इसी तीनों में एक्सेप्शन आता है। इसी में H3PO3 होता तो वो द्विक्षारीय, H3PO2 एक क्षारीय। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा H3PO4। इतना क्वेश्चन है रे? कौन नंबर क्वेश्चन था? निम्न में से किसकी संरचना रेखीय होगी? अब देखो, ये सब केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा NO2+। इधर देखिए, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि हम उस पर एक प्लस चार्ज दे दें तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 4। 4 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो बताओ दोनों का दोनों ऑक्सीजन के साथ ना जुड़ेगा? 2 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर। 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? sp। sp विथ 0 लोन पेयर। sp विथ 0 लोन पेयर का शेप कैसा होता है? लीनियर। बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। का सही आंसर है NO2+। निम्न में से किसके आयनीकरण ऊर्जा का मान सबसे अधिक होगा? मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से किससे इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। अल्युमिनियम और मैग्नीशियम धातु है, इस सब तो बेचारा परेशान रहता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है। एगो बचा सिलिकॉन और एक बचा फॉस्फोरस। ये जो सिलिकॉन है ये मेटेलॉइड्स है, ये धातु और अधातु दोनों जैसा गुण प्रदर्शित करता है। और फास्फोरस जो है ये शुद्ध रूप से अधातु है। इसकी प्रकृति हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, इलेक्ट्रॉन देने की नहीं। तो सबसे कठिनाई से यदि इलेक्ट्रॉन कोई निकालेगा तो वो है फास्फोरस। इसीलिए फास्फोरस की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी। फास्फोरस इसका सही आंसर होगा। डाइबोरेन में बोरोन का संकरण क्या होता है? आप याद कीजिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप पढ़े थे एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में। उसमें डाइबोरेन का फॉर्मूला आपको लिखा गया था, ये होता है B2H6। यदि हम 2 कॉमन ले लें तो ये होगा BH3। बोरोन के बाहरी कक्षा में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और तीनों का तीनों बॉन्ड बनाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 3, लोन पेयर हो जाएगा 0। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा इसका आंसर? sp2, बी नंबर। P4 O10 में सीमा बंधन की संख्या। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में जब तक आप संरचना नहीं बनाएंगे तब तक आप फंसते रहेंगे। P4O10 की संरचना बना लीजिए तो काम हो जाएगा। तो ये बनेगा कैसे? P4 है, 4 को फॉस्फोरस। ये सब संरचना याद रखना पड़ता है। अब याद होगा तो काम कर पाओगे, नहीं होगा तो छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ना 70 को क्वेश्चन दिया जाता है, कहता है 35 को बनाइए। नहीं याद है तो आपको छोड़िए। देखना ध्यान से, कितना फॉस्फोरस अभी तक तुमको दिख रहा है? ऑक्सीजन 4। इसका मतलब 6 ऑक्सीजन अभी और लगेगा। एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डबल बॉन्ड में किन को सिग्मा होता है? 10, 11, 12। लेकिन अभी भी आपका ऑक्सीजन 2 को बचल है ना जी? 2 को बचल। अभी तक सिग्मा बॉन्ड कितना आया? 12। अब देखो, इस ऑक्सीजन को, इस फास्फोरस को, सब फास्फोरस को तुम देखो, 4 4 गो बॉन्ड बनाया है। क्या फास्फोरस 4 बॉन्ड बनाता है? फास्फोरस या तो 3 बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो 5 बॉन्ड बनाएगा। तो यही 5 बॉन्ड नहीं बनाया है, ये 5 बॉन्ड पूरा करेगा। 2 ऑक्सीजन है ना बचा हुआ, उसी 2 ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए ये कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन के साथ, इधर और इधर, और एक ऑक्सीजन इस 2 फास्फोरस के साथ, इधर और इधर। यानी एक सीमा इधर, एक सीमा इधर। ये टोटल कितना सीमा हो गया? 4, 12, 4, 16। इसको थोड़ा ढंग से यदि बनाए तो कुछ इस तरह से ये बनता है।
कैसे कैसे बनता है? तो इसमें टोटल 16 गो सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका सही आंसर होगा, यही है P4O10। यह भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका सही आंसर 16 है, 16 होगा। निम्न में से कौन कार्बोजन मिश्रण है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को ही कार्बोजन कहते हैं। इसका सही आंसर होगा O2 प्लस CO2। इनमें से कौन एक्वा रेजिया है? आप याद कीजिए, अम्लराज इसको कहते हैं। यह इतना खतरनाक मिक्सचर होता है कि सोना को भी गला देता है, घुला देता है। इसके बारे में खिस्सा कहे होंगे कि गांव देहात में महिला लोग जेवर उवर साफ करवाने लगती है, पूरा जेवर साफे कर देता है, वो गला देता है वो। इसका सही आंसर है HCl प्लस HNO3। निम्न में से कौन फॉस्फोरस सबसे अधिक अस्थायी होता है? काला। उजला वाला सबसे कम, लाल वाला उससे अधिक, और काला वाला सबसे अधिक। फॉस्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे अधिक अस्थायी होता है काला फॉस्फोरस। हो गया, लिख लिए? सॉरी, इस हो गया ये पूरा। आपको जो टेलीग्राम पर भेजा गया था क्वेश्चन आंसर, उसी क्वेश्चन आंसर को हम एक एक करके, पहले भी हम बोले हैं, अभी बोलते जा रहे हैं। कुछ चीज़ 11th का है, उसको हम डिटेल में समझाएंगे। 12th वाला बात आप पहले से समझे हैं, बस एक बार उसको पढ़ लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि क्या है? अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि को ही एक दूसरे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 का उत्पादन आप कैसे करते हैं? आप याद कीजिए, यह पूरा का पूरा विधि अमोनिया के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण के आधार पर आधारित था। और यह ओस्टवाल्ड विधि 3 स्टेप में अमोनिया से ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा के हम लोग NH3 का निर्माण करते थे। सबसे पहला स्टेप में NH3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता था, NO बनाता था। सेकेंड स्टेप में यह NO दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 बनाता था। यह NO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके HNO3 का निर्माण करता है। तो इसी 3 बात को बस प्रॉपर भाषा में लिख देना है, जो भाषा वहाँ पर लिखा गया। जो भाषा लिखा हुआ है, जो फोटो आपको भेजा गया, उसी को हम पढ़ रहे हैं। आप उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, सिर्फ शायद आपको याद हो जाए सुनने से। लिखा हुआ है, HNO3 का उत्पादन बड़े पैमाने पर ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है। यह विधि वायु द्वारा अमोनिया के ऑक्सीकरण पर आधारित है। इस विधि के द्वारा अमोनिया से HNO3 का उत्पादन कुल 3 पदों में होता है, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। फर्स्ट रिएक्शन में NH3O2 के साथ रिएक्शन। अब जैसे देखो, इसमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को भी हम ध्यान में रखें। तुम यदि उसको नहीं भी ध्यान में रखो तो कम से कम रिएक्शन तो पूरा लिखना पड़ेगा कि NH3 रिएक्शन किया O2 के साथ तो क्या बनाया, NO। सेकेंड स्टेप में NO रिएक्शन किया O2 के साथ तो क्या बनाया, NO2। और थर्ड स्टेप में यह NO2 वाटर में मिलाया गया तो क्या बना, HNO3। अब फाइनली देखिए कि उसका प्रोडक्ट लिखा हुआ है और नीचे में HNO3 का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो बस यही लिखना है, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितना क्वेश्चन लिखा है, इस सब में से क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए इन सब चीज़ों को तो आप इग्नोर नहीं करेंगे किसी भी हाल में। और यदि आपके पास ये लिखा हुआ नहीं है तो आप जीरोक्स ले सकते हैं, फिर आपको रुपया देना पड़ेगा बिना मतलब का। नहीं नहीं, सुनिए ना, उससे बढ़िया है कि आप घर पर बैठ के आराम से मोबाइल से लिख लीजिए। उसमें टाइम लगता है। तो जो रुपया दे के इसका जीरोक्स करवाना चाहते हैं, करवा लीजिए पहले, फ्री में। फ्री में तो हवा नहीं मिलती है, फ्री में हवा भी फ्री में पोल्यूटेड मिलता है। असाइनमेंट का कभी फ्री नहीं बोला गया था। आप नहीं नहीं, आप गलत बात मत बोले। सवाल ही नहीं पैदा होता है, हो ही नहीं सकता है। हम बोले थे टेस्ट, हल्ला मत कीजिए। वो क्या बोले थे वो सब हमको पता है, और जितना हम बोलते हैं उतने करते हैं। बोला गया था टेस्ट का क्वेश्चन उसी में दिया जाएगा, कॉपी हम ही देंगे, ये बोले थे। असाइनमेंट के बारे में कभी चर्चा नहीं हुआ था। हम ये बोले थे कि यदि फ्री में असाइनमेंट चाहिए तो आप PDF ले लीजिए, मोबाइल से काम चला लीजिए। और यदि उसका पूरा PDF चाहिए, मतलब जीरोक्स चाहिए, तो उसका 2 तरीका है। या तो आप बाहर से निकलवा लीजिए, और अब महंगा पड़ेगा बाहर से, और यदि आप ऑफिस से लेंगे तो
जो खर्च आता है उस खर्च को लेके आपको दे देगा। और आपको यह भी बोला गया था कि हर एक असाइनमेंट का हर चैप्टर में 5 रुपया लगेगा, ऐसा बोला गया था। बोले थे 16 रुपये, 16 चैप्टर है, 55 रुपया लेगा, 16×5 = 80, आपको एक्स्ट्रा रुपया लगेगा, इतना तक हम बोले हैं। आपको यदि बढ़िया से याद हो, आपको तो ना केमिस्ट्री याद रहता है ना हमारा जनरल बात याद रहता है। खाली आपको आपके दिमाग में पता नहीं कहाँ से इतना निगेटिव भर गया है कि आपको सिर्फ हमें दोषी नजर आता है। नहीं नहीं, एक्चुअल में दिक्कत क्या है ना कि, थोड़ी अब क्या बोले ना, देखो हम बोलेंगे तो बहुत बुरा लग जाएगा ना तुमको। हम चाहते हैं कि लास्ट टाइम में तुमको कुछ बुरा ना लगे। और ज्यादा सफाई देने से भी तुम लोग हम ही को गुनाहगार समझते हो। दूसरा क्वेश्चन है, तनु HNO3 तथा सांद्र HNO3 के साथ कॉपर की अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। सुनिए, तनु HNO3 और सांद्र HNO3 की अभिक्रिया में बस एक गो अंतर है। तनु वाला में प्रोडक्ट बनता है NO, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, और सांद्र वाला में बनता है NO2, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, NO2। तो आप वहाँ रिएक्शन देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। एक तीसरा क्वेश्चन था भूरी वलय परीक्षण, ब्राउन रिंग टेस्ट। आप याद कीजिए, किसी विलियन में नाइट्रेट आयन है या नाइट्रेट आयन नहीं है, इसकी पहचान के लिए हम लोग पढ़े थे भूरी वलय परीक्षण, जिसमें विलियन में FeSO4 डाला जाता था, थोड़ी सी मात्रा में H2SO4 डालते थे। यदि भूरी वलय रिंग बना तो हम कहेंगे कि उसमें NO3- है, नहीं बना तो कहेंगे NO3- नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि भूरी वलय परीक्षण, पहले तो हेडिंग के रूप में लिखा हुआ है। हम एक देखो इधर, हम एक एक लाइन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। आज एक बार फिर से पढ़ के बस हम तुमको याद दिला रहे हैं। जहाँ तक लिखने की बात है तो घर पे जाके बैठ के आराम से लिखिए, अभी से 1 महीना तक टाइम है। लिखा हुआ है ए, हल्ला नहीं करो। पढ़ना नहीं है तो क्लास से बाहर जाइए, नाटक नहीं। भूरी वलय परीक्षण किसी विलियन में उपस्थित NO3- आयन के होने की सूचना देता है। इस परीक्षण में स्वच्छ FeSO4 विलियन को NO3- आयन के विलियन में डाला जाता है। जो देखो, जो बात हम बोले हैं उसी बात को, बस जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ रहे हैं, बाकी तुम अपनी भाषा दे सकते हो। हम भी लिखाएंगे यदि नॉर्मली तो अपनी भाषा में लिखा देंगे कि क्या है नहीं है। तो हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि यही फोटो आपके पास, तथा उसमें थोड़ा सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो टेस्ट ट्यूब में भूरा रंग उत्पन्न होता है, जो विलियन और सल्फ्यूरिक अम्ल के अंतरा पृष्ठ पर उत्पन्न होता है, जो NO3- आयन के होने की सूचना देता है। विलियन में रंग उत्पन्न होने के कारण निम्न अभिक्रिया होती है। नीचे में अभिक्रिया लिखी हुई है। अभिक्रिया आप लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया, यदि आप याद रख सकते हैं तो। नहीं रख सकते हैं तो इतना लिख देने पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RTP पर H2O द्रव अवस्था में रहता है जबकि H2S गैस अवस्था में रहता है, क्यों? ये ये बात जब क्लास में पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे, 11th में जब आप पढ़े हैं तब भी बताया गया, और आज एक बार फिर से बता रहे हैं। H2O का संरचना होता है ऐसा, और H2S होता है ये। यहाँ पर सेंट्रल एटम सल्फर है, यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। जल जल के अणुओं के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा, लेकिन H2S के अणुओं के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर नहीं है। हाइड्रोजन बंधन तो 3 ही केस में बनता है, ऑक्सीजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में, और क्लोरीन के केस में। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग से संबंधित है। इसमें हम नॉर्मली यही कहेंगे कि जल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है जबकि H2S में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं होता है। अब आप उसको कितना बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम ही इसको प्रॉपर लिखाएंगे तो फिर प्रॉपर भाषा पकड़ लेंगे। इसमें जो लिखा हुआ है उसको देखिए। H2O में हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ा होता है जबकि H2S में हाइड्रोजन परमाणु सल्फर परमाणु के साथ जुड़ा होता है, जिसके कारण जल में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है जबकि H2S में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं होता है। इसमें थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ जाता है यदि हम हाइड्रोजन बंधन के जगह अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन देते तब। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा एग्जाम में। H2O, हालांकि आगे लिखा हुआ है H2O में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन बनने के कारण जल के अणु पास पास होते हैं। यह RTP पर द्रव अवस्था में रहता है जबकि H2S के अणु अलग अलग रहते हैं, जिसके कारण यह गैस अवस्था में पाया जाता है। नीचे देखिए, जल का फोटो बनाया हुआ है हाइड्रोजन बंधन बनाते हुए, H2S का भी फोटो बना हुआ है, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बंधन को दिखाया नहीं गया है।
अगला क्वेश्चन है संस्पर्श प्रक्रम के द्वारा H2SO4 बनाने के सिद्धांत तथा सभी रासायनिक समीकरण को लिखें। देखो ओस्टवाल्ड विधि, हैबर विधि और संस्पर्श प्रक्रम H2SO4 बनाने का, इस तीन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। तो ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाद बाकी ये सब ये याद करने वाला है, बाद बाकी तो ऐसा है जो कंसेप्चुअल है जिसको आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ कि H2SO4 का उत्पादन संस्पर्श प्रक्रम के द्वारा 4 चरणों में होता है। आप याद कीजिए, सबसे पहला चरण में हम लोग FeS2 को जलाकर या सल्फर को जलाकर क्या बनाते थे, सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड को फिर ऑक्सीकृत करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड में H2SO4 का एक मॉलिक्यूल मिलाते थे तो ये ओलियम बनाता था, और ओलियम को जब जल में डालते थे तो 2 मॉलिक्यूल H2SO4 देता था। इसको समझाने में हम आपको बताए थे कि इस प्रक्रम में H2SO4 को के बनाने के इस प्रक्रम में H2SO4 की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जितना आवश्यकता आपको पड़ेगा ना उससे दुगुना H2SO4 बनता है, जो कि केमिकल रिएक्शन से आप स्पष्ट देख सकते हैं। तो आंसर लिखा हुआ है H2SO4 का उत्पादन संस्पर्श प्रक्रम के द्वारा 4 चरणों में होता है। पहला है सल्फर या FeS2 को वायु में जलाकर SO2 का उत्पादन किया जाता है, रिएक्शन लिखा हुआ है। फिर है V2O5 की उत्प्रेरक, V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ SO2 अभिक्रिया करता है तो SO3 गैस बनता है, रिएक्शन लिखा हुआ है। फिर है SO3 को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करते हैं तो ओलियम प्राप्त होता है, रिएक्शन लिखा हुआ है। और अगला है ओलियम को जल में जब मिलाते हैं तो H2SO4 का निर्माण होता है, रिएक्शन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कारण स्पष्ट करें। HI प्रबल अम्ल है HF से, और इसमें AB करके 2 क्वेश्चन है। HI प्रबल अम्ल है HF से और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl से कम होता है, क्यों? या यही क्वेश्चन पूछेगा आपको, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होता है, क्यों? ये क्वेश्चन आपको आवर्त सारणी में बताया गया था क्लास 11th में, और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है सीधे 12th में। ये जो क्वेश्चन है HI प्रबल अम्ल है HF से, इसका भी कारण आपको बताया गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप याद कीजिए, HI के साथ एल्काइल हैलाइड का सबसे तेज रिएक्शन होता था, HBr के साथ उससे स्लो, HCl के साथ तब होता था जब हम उत्प्रेरक लेते थे ZnCl2, और HF तो बिल्कुल पतित टाइप का है, ये जल्दी टूटता ही HF टूटता ही नहीं है जल्दी H प्लस और F माइनस में, इसीलिए यहाँ पर अभिक्रिया ही नहीं होता था। तो आपसे पूछा गया कि HI अधिक अम्लीय है किससे, HF से, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। तो कारण बड़ा सिंपल सा है कि HF और HI दोनों में हाइड्रोजन परमाणु उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है तब तो अम्ल है, H प्लस देगा। HF टूटेगा H प्लस और F माइनस में, और HI टूटेगा H प्लस और I माइनस में। तो H प्लस और F माइनस, इसका दोनों का साइज छोटा होता है, तो इसके नाभिक के बीच की दूरी होगी कम। और H प्लस और I माइनस की यदि हम बात करें तो इसका साइज होता है बड़ा, तो इसके बीच की दूरी होगी ज़्यादा। तो इसका बॉन्ड लेंथ कम, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। जिसका बॉन्ड लेंथ कम वह मजबूत बंधन होता है, और जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा वह कमजोर बंधन होता है। जो कमजोर बंधन होता है वो आसानी से टूटेगा H प्लस में और I माइनस में, और जो आसानी से टूटा H प्लस में, जो आसानी से H प्लस दिया वही अधिक अम्लीय होगा, और जो आसानी से H प्लस नहीं दिया वह कम अम्लीय होगा। इसी को बस आपको एक भाषा देनी है। अब इस भाषा में क्या लिखा हुआ है देखिए। HI में आयोडीन परमाणु का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण HI में आयनिक बंधन की प्रवृत्ति अधिक होती है और यह आसानी से H प्लस आयन देता है, जबकि HF में फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, जिसके कारण इसमें सहसंयोजन प्रकृति अधिक होती है। अब देखो इस क्वेश्चन का रूपरेखा, आंसर का जो रूपरेखा है वो थोड़ा बदल दिया गया है। जो बात हम बोले हैं उसी को दूसरी भाषा में लिखा हुआ है यहाँ। यहाँ पर आयनिक प्रकृति और सहसंयोजन प्रकृति से जोड़ दिया गया है। देखिए बात कितना सिंपल है, इसको देखिए हम जोड़ रहे हैं। जो चीज प्लस और माइनस में आसानी से टूटे वह आयनिक बंधन की प्रकृति को रखेगा, और जो H प्लस और F माइनस में आसानी से नहीं टूटे उसमें सहसंयोजन प्रकृति होगी, क्योंकि वह आयन के रूप में टूटना नहीं चाह रहा है। तो बात वही है, बात घुमा के कहा गया है। आप ये आंसर लिखें तो भी ठीक है, ये आंसर लिखें तो भी ठीक है, दोनों प्रॉपर आंसर है और दोनों एक दूसरे का पूरक है। जबकि HF में फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, जिसके कारण इसमें सहसंयोजन प्रकृति अधिक होती है और यह आसानी से H प्लस आयन नहीं देता है, अतः HI का अम्लीय गुण HF से अधिक होता है। और आगे देखिए अम्लीय प्रबलता का क्रम लिखा हुआ है, HI सबसे अधिक प्रबल है, HBr उससे कम, HCl उससे कम और HF सबसे कम। दूसरा क्वेश्चन है फ्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl से। अब देखो यही सब क्वेश्चन को प्रॉपर लिखेंगे तो 5 दिन बिना मतलब का इसमें लगेगा। और दूसरी बात है कि उतना है नहीं, मतलब नॉर्मल कंसेप्ट है जिसको आप
नॉर्मली कैच कर सकते हैं। तो यदि आपको जीरोक्स चाहिए तो जीरोक्स ले लीजिएगा, यदि आप टेलीग्राम से काम चला सकते हैं तो टेलीग्राम से काम चला लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और नहीं चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए। आगे फ्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक होता है। इधर देखिए, इसको भी समझिए पहले आप, इस क्वेश्चन को करके छोड़ देंगे। फ्लोरीन में 2 कक्षा होता है और क्लोरीन में 3 कक्षा होता है। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होता है। यह है फ्लोरीन और यह है क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है जब आप किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं। अरे पिटाएगा क्या, समझ में नहीं आ रहा है? जब किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में आप एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तब जितनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंध होता। तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की संभावना ज़्यादा होगी और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त करेगा कौन, फ्लोरीन। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एक्सेप्शनल बात है। फ्लोरीन इस बार बीपीएससी का जो एग्जाम हम दे रहे थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर लगता है कि फ्लोरीन में ज़्यादा ऊर्जा निकलेगा, जबकि ज़्यादा ऊर्जा कहाँ निकलता है, क्लोरीन में। कारण ये होता है कि इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। इस छोटे से साइज में 7 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट है, इस बड़े से साइज में भी 7 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट है। इलेक्ट्रॉन जब इसके नज़दीक जाएगा तो नाभिक इसको खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन जब इसके नज़दीक जाएगा तो नाभिक इसको खींचेगा। यहाँ पर आकर्षण ज़्यादा होगा, यहाँ पर आकर्षण कम होगा। लेकिन इसके विपरीत एक और बात है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, कम जगह में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर निगेटिव डेंसिटी ज़्यादा है। जबकि उतर यहाँ बड़े जगह में 7 इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण यहाँ पर निगेटिव डेंसिटी कम है। तो इस कम भीड़ भाड़ में Cl माइनस आसानी से घुस जाता है, कम आकर्षण के बावजूद भी यहाँ आसानी से घुस जाता है और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। जबकि फ्लोरीन में ऐसा नहीं होता है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर भी निगेटिव चार्ज, 7 इलेक्ट्रॉन पर भी निगेटिव चार्ज, इसको रिपेल, यहाँ की यहाँ ज़्यादा रिपल्सन होता है यहाँ की तुलना में, जिसके कारण हालांकि दोनों में आकर्षण ओवरऑल रिजल्टेंट आकर्षण का ही होता है, तभी तो एफ एफ माइनस का निर्माण करता है और सीएल माइनस का निर्माण करता है। लेकिन ज़्यादा आकर्षण होता है कहाँ पर, फ्लोरीन के केस में। तब आप कहेंगे सर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो इसका क्या मतलब? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है साझित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की सापेक्षिक क्षमता, ये हुआ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है किसी परमाणु, सिंगल परमाणु के बाहरी कक्षा में जब आप एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तब जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ आंसर लिखा हुआ है, फ्लोरीन तथा क्लोरीन दोनों परमाणुओं के बाहरी कक्षा में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7-7 हुआ दोनों में। क्लोरीन का आकार छोटा होता है और क्लोरीन का आकार बड़ा होता है, अतः क्लोरीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण कम होता है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण कम होता है जबकि फ्लोरीन के में ज़्यादा होता है। अतः बाहरी इलेक्ट्रॉन डालने के दौरान Cl से ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होता है, अतः Cl के इलेक्ट्रॉन बंद होता है, क्लोरीन से ज़्यादा होता है। और यहाँ पर एक फोटो बना हुआ है, ये फोटो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अक्रिय युग्म प्रभाव से संबंधित है। कल इसका ऑब्जेक्टिव हम खत्म कर देंगे ऐसे ही समझा के, हर एक क्वेश्चन हम समझा के निकल जाएंगे। लिखना है यदि है आपको तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके लिखिए या जीरोक्स लीजिए। जिसको भी इसका प्रिंट आउट चाहिए, जितना पेज है उतना रुपया जमा कर देना ऑफिस में, और नहीं तो बाहर से निकलवाना चाहो तो वहां से भी निकलवा लेना। 15 रुपया लगेगा, 15 को लगेगा, 15 को। और कुछ नहीं सुनेंगे, 15 जमा कीजिएगा मिलेगा, नहीं जमा करेंगे जाके उतारिए बैठ के। वो भी अभी नहीं मिलेगा, एडवांस में जमा कर दीजिए, रोल नंबर लिखा के प्रिंट करके रखेगा, आपको दे देगा।